हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं बैंकिंग का कंप्लीट कोर्स। और उसके तहत ये पहली वीडियो है एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। आप अगर रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, या जीडी की तैयारी कर रहे हो, या पीआई की तैयारी कर रहे हो, तीनों ही केसेस में ये जो पूरे की पूरी जो सीरीज है ये बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। पीओ या क्लर्क एसबीआई में हो, आईबीपीएस में हो, आरआरबी में हो, या फिर आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट, या कोई भी सिमिलर बैंकिंग एग्जाम, उसके लिए पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। अगर तो आपका कोई बेस सोर्स आपने बना रखा है तो इसमें से आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसको एक पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, इसको बेस सोर्स की तरह बना लो। और इसके अंदर जो भी आपको नया कंटेंट ऐड करना पड़े, 2-3 पेजेस लगा लेना हर पीडीएफ के बाद। उसमें आप अपनी चीजों को अपडेट करते रहना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बैंकिंग के कोर्स को। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन एंशियंट इंडिया। तीन पार्ट हुआ करते हैं, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। हम तीनों को देखेंगे एक एक करके। बैंक या फिर बैंकिंग होते ही क्या है? इंटरव्यू में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बैंक क्या है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूट है जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और बोरोवर को लेंडिंग करता है। एज सिंपल एज दैट। कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग अटक जाते हैं। और जब भी ये डिपॉजिटर चाहेगा ये पैसा निकलवा सकता है, ये फैसिलिटी बैंक उसको देगा। पैसा क्या चीज है? कई बार ये भी पूछा गया है कि मनी की डेफिनेशन क्या है। मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या हुआ करता था? आपके पास टमाटर है, मेरे पास प्याज है। मुझे टमाटर चाहिए था, मैं कुछ प्याज दे देता था। आपको टमाटर चाहिए था, आप कुछ टमाटर दे जाते थे मुझे। तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, बट ओवर द टाइम ये हुआ कि मान लो मेरे को प्याज चाहिए ज्यादा और टमाटर मेरे पास लिमिटेड है, या फिर वाइसी वर्सा। तो एक लिमिट तक ये चीजें काम करती हैं, उसके बाद कोई ना कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। दैट वाज द टर्म coined एज मनी। उसका काम यही था कि आप सामान लो, उसके बदले में पैसा लो। ठीक है, और मुझे अगर कल को कुछ लेना होगा तो मैं उन पैसों को यूज करके आगे सामान ले लूंगा। तो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न कमर्शियल बैंक या बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, ऑफर्स अकाउंट सर्विसेज एंड मेक वेरियस loans and offer basic financial product like certificate of deposit and saving account to individual as well as small businesses as well as big businesses। भैया बेसिकली बात वही है, आप जिसके पास पैसा है वो पैसा जमा करवा देता है, जिसको जरूरत है वो लोन ले लेता है, बैंक इसके बीच में कमीशन खाता है। दैट्स ऑल, दैट्स द बैंक, बिजनेस ऑफ बैंक। अब चलते हैं जी बैंकिंग इन एंशियंट इंडिया। देखिए, वैदिक लिटरेचर जो है ना, उनके अंदर भी लोन्स का, बैंक्स का जिक्र है। जैसे डेट या लोन के लिए एक टर्म यूज करी गई है वेदास में, दैट इज ऋण। और उसी के साथ लोन डीड के लिए यूज की गई है ऋण पत्रा या ऋण लेखा। इन टर्म्स का यूज किया गया। इसका मतलब एंशियंट टाइम से बैंकिंग इंडिया में थी। मॉडर्न बैंकिंग कौन लेके आया इंडिया में? ये कंसेप्चुअलाइज करी थी इटली में। सबसे पहले जो यूरोपियन वर्ल्ड है वो डेवलप हुआ था। तो ऑलमोस्ट जो साइंटिफिक चीजें हैं या बैंकिंग या टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं वो लगभग यूरोप से निकलेंगी। बैंकिंग एज ए कंसेप्ट इटली से आया था। बैंको नाम की इन्होंने टर्म दी थी, जहां से ये सारी बैंक बना है ये। आगे फर्दर अब बात करते हैं अपनी मौर्यन एरा की। मौर्यन एरा में भी आदेशा नाम का वर्ड पाया गया है बहुत सारे टेक्सचर्स में, टेक्स्ट के अंदर। जिनमें होता क्या है? आदेशा, आदेश वैसे तो ऑर्डर नाम से भी पता चल रहा है, जिसको हिंदी का थोड़ा बहुत आइडिया है। इट इज एन ऑर्डर टू अ बैंकर। मतलब बैंकर को कोई आदेश दे रहा है टू पे अमाउंट टू थर्ड पर्सन। कौन सा अमाउंट? जो इसके अंदर लिखा हुआ है। इस तरह के जो है पत्र उस टाइम पे इश्यू किए जाते थे, आदेश इश्यू किए जाते थे। और मॉडर्न फॉर्म में इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंशियंट इंडिया का। अब मिडाइवल इंडिया में बैंकिंग की क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। उस टाइम तक, मिडाइवल इंडिया तक, इंडिजिनस बैंकिंग जो है वो डेवलप हो गई थी। देसी बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो गया था। ये नाम आपने काफी बार इंटरव्यू में भी सुना होगा, रिटर्न में भी आ जाता है, हुंडी। हुंडी क्या हुआ करता था? इट वॉज अ रिटर्न एग्रीमेंट टू पे अ स्टेटेड सम। ठीक है,
मैं ये एक हुंडी है बेसिकली, ये देखो ये हुंडी लिखा हुआ, और ब्रिटिशर्स के टाइम की इशू हुई हुई है ये, 1951 के अराउंड की है, मतलब पोस्ट ब्रिटिशर एरा है ये। उससे पहले ये डेवलप हो चुकी थी, इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं थी, बट हुआ इसी तरह का करती थी। इसका पर्पस क्या था? ट्रेड एंड क्रेडिट होता क्या था, मान लो कि जैसे कोई ट्रेडर है, वो अफगानिस्तान से चला है और वो आया है मान लो यूपी में बरेली में, ठीक है। अब वो बहुत सारा सामान लेके आया है आते हुए, ठीक है। जाते हुए जब ये वापस जाता था अपना पैसा लेके, तो होता क्या था, रास्ते में जो लुटेरे हुआ करते थे, लूट वर्ड जो जहाँ से आया था, ये लुटेरे रास्ते में इसको पता था कि ये ट्रेडर ट्रेडिंग करके आया है और जाते हुए पैसा लेके जाएगा, इसको लूट लेते थे ये। तो इसने क्या किया, यहाँ पे आके सामान बेच दिया और यहाँ पे एक हुंडी बनवा ली, ठीक है। एक हुंडी बनवा ली इतने अमाउंट की, और ये हुंडी जाके अफगानिस्तान में दिखाएगा, और अफगानिस्तान में जो एक ट्रेडर बैठा होगा वो हुंडी को देख के उसको पैसा दे देगा। और ये जो अफगानिस्तान में जो एक ट्रेडर बैठा है और जो बरेली में जिसने हुंडी इशू करी, ये साल में एक बार अपनी ट्रेडिंग सेटलमेंट कर लिया करते थे, जैसे आजकल बैंक करते हैं कि इस बैंक के डेबिट और इस क्रेडिट जो है सेटल हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ, वो जो भी जिस टाइप के ट्रांजेक्शन है। तो इस तरह से हुंडी जो है वो स्टार्ट हुई थी। पर्पस क्या था इसका? ट्रेड और क्रेडिट, बेसिकली उस टाइम पे ये दो ही काम थे, बहुत ज़्यादा इनिशियली इसका पर्पस नहीं था, बट ओवर द टाइम ये इसका एवोल्यूशन हुआ। इसको पैसे ट्रांसफर करने के लिए भी यूज करने लग गए, मतलब प्लेस ए से प्लेस बी, जैसे मैंने अभी बताया, इसके लिए हुंडी इस्तेमाल करने लग गए। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भी हो गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी काम करने लग गया। ये इसका एवोल्यूशन था। जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने इस सिस्टम को तोड़ा नहीं, एंड दे एक्सेप्टेड दिस सिस्टम, क्योंकि उनको पता था इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये डीप रूटेड है ये कॉन्सेप्ट। उन्होंने इनफैक्ट इसको ऑफिशियल बनाने की कोशिश करी, जैसे कि इस हुंडे के अंदर ये एक रेवेन्यू स्टैंप लगाई हुई है, ठीक है, ये अमाउंट लिखा हुआ बॉम्बे प्रोविंस के अंदर जो थी। तो इस तरह से उन्होंने इसी सिस्टम को अंदर के अंदर थोड़ा सा ऑफिशियल चीजें और डाल दी थी हुंडी को ऑफिशियल बनाने के लिए। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे यूरोपियन बैंकिंग डेवलप होती गई, तो इंडिजिनस बैंकिंग का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, बट स्टिल आज के दिन भी हुंडी को इनफॉर्मल बैंकिंग में यूज किया जाता है इवन टिल दिस डेट। और हवाला में तो यूज ही ये होती है, हवाला का जो पैसा इधर से उधर होता है उसमें हुंडी का ही डिस्टोर्टेड और इवोल्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। बट इंडिजिनस बैंकिंग के कुछ डिफेक्ट थे जिनके चलते डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। पहली बात तो ये सिर्फ ट्रेड ओरिएंटेड थी, ट्रेडर्स यूज किया करते थे, जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे वो सेठ साहूकार उनके पास जाके अपना लोन वोन की नीड को पूरा किया करते थे। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे इवन विद द ट्रेडर्स, ठीक है। डाइवर्सिटी का लैक था इसमें बहुत ज्यादा, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये कैपिटल वाली चीज है, ये नॉन कैपिटल वाइज वाली चीज है, ये कंजम्पशन के लिए है, ये नॉन कंजम्पशन के लिए। इस तरह का कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, तो मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई इंडिजिनस बैंकिंग बहुत कम कर रही थी, तो यूरोपियन बैंकिंग यहाँ पे आ गई थी। चलिए अब चलते हैं मॉडर्न एरा पे। एंशंट मिडाइवल हम कवर कर चुके हैं। मॉडर्न इंडिया में जब यूरोपियंस आए, 15 सेंचुरी में आना शुरू हो गया था, तो धीरे धीरे वो अपनी बैंकिंग की कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर लाने लग गए। क्यों? क्योंकि वो खुद ट्रेडर्स थे, उनको अपनी जरूरत थी। तो पहला यूरोपियन बैंक जो इंडिया में खुला, दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कैलकाटा में खुला था ये 1770 में। ये कंपनी थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, बट ये बैंक 1832 में बंद हो गया था, ठीक है। क्लियर? कुछ इसमें इधर उधर की बात नहीं है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आई, बड़ी कॉन्सेप्ट आई प्रेसिडेंसी बैंक की। क्या था कि ब्रिटेन जो है स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके थ्रू जो है वो रूल किया करता था। ओवर द टाइम उन्होंने, गवर्नमेंट ने उस कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया और उसके बिजनेस को भी कम कर दिया, बट मेन चेहरा स्टार्टिंग से ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। और ये आई किस नाम पे थी? ट्रेडिंग कंपनी और फैक्ट्रीज बनाई थी इसने इंडिया में, इसके नाम से इसने काम शुरू किया था। अब फैक्ट्रीज और कंपनीज हैं तो उसको पैसे की जरूरत होगी, इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट हुई। किस किस चीज के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जरूरत पड़ी, मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए जरूरत पड़ी, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इनको यूज करनी पड़ी। रेलवे का एक्सपेंशन करना था, टेलीग्राफ का एक्सपेंशन करना था, अपने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने थे, सप्रेस करना था, नेशनलिस्टिक जो एक्टिविटीज है उनको सप्रेस करना था। इन सब के लिए इनको फंड्स की जरूरत थी। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला जी कि हमें बैंक चाहिए, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए।
ये चार्टर इशू किया करती थी ब्रिटेन गवर्नमेंट, जिसके अंडर जो है कोई भी काम हुआ करता, जैसे आज के दिन कोई भी बिल बनाया जाता है, अमेंडमेंट बिल जो होते हैं या कोई प्रपोज बिल होते हैं, उसी तरह उस टाइम पे चार्टर्स आया करते हैं। उन चार्टर्स के तहत ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए। बैंक ऑफ बंगाल, इनिशियली ये बैंक ऑफ कैलकाटा था, इसको रीनेम किया गया था बाद में। ठीक है, 1806 में ये बैंक खुला था, ये फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था। इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज करी थी ब्रिटेन ने और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने। कितनी करी थी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और 1862 में इसी बैंक के अंदर ये जो है ढाका ढाका जो भी है, बांग्लादेश भी तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे इस बैंक को बैंक ऑफ बंगाल के अंदर ही मर्ज कर दिया गया था। सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक बना था बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, ये सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक था। और थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक बना था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये थर्ड था। और इस बैंक को बनाने के लिए काफी सारे रीजनल बैंक्स को मर्ज किया गया था। ठीक है, बट ओवर द टाइम इन तीनों को रन कर पाना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उन्होंने एक ही बैंक बना दिया। कह सकते हैं किस्म से मर्जर पहले भी हो रहे थे। तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना दिया गया। ये प्राइवेट एंटिटी थी उस टाइम पे। ठीक है, ये गवर्नमेंट एंटिटी नहीं थी। बट 1955 में इसको नेशनलाइज किया गया और उसको रीनेम किया गया था एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे इवोल्व हुआ था। ठीक है, और इंटरव्यू में ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं और रिटर्न में पूछी जाती है इस तरह की चीजें, और हम गलत कर देते हैं। अब कुछ फैक्ट हैं अलोंग विद टाइमलाइन इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा ना मेमोराइज करना याद रहे, मतलब मेमोराइज करना आसान रहे आप लोगों के लिए। और टेबुलर फॉर्म में रहेगा तो थोड़ा ना लिंक कर सकते हो आप एक्टिविटीज के साथ। और प्रिंट आउट में अगर निकलवाओगे तो शॉर्ट में आपको सारी समरी मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे नोट्स बना रहा हूँ मैं इन चीज़ों के, आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड ऑफ द डे यू विल फील कि भैया बहुत सही चीज़ आ गई है। 1863 से स्टार्ट करते हैं। एक बैंक बना बैंक ऑफ अपर इंडिया। ठीक है, ये उस टाइम पे जॉइंट स्टॉक बैंक की भी कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गई थी 1860s के अराउंड। ठीक है, जॉइंट स्टॉक बैंक नाम से पता लग रहा है कि कोई एक सिंगल ओनर नहीं है, मल्टीपल स्टॉक्स क्रिएट किए गए, उनको ज्वाइन किया गया एंड देन इट वाज क्रिएटेड इनटू अ बैंक। तो ये ओल्डेस्ट जो है जॉइंट स्टॉक बैंक था। और 1913 में ये बंद हो गया बैंक ऑफ अपर इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद चलते 1865 में इलाहाबाद बैंक बना, इलाहाबाद के अंदर ही। ये ब्रिटिशर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने इलाहाबाद में फॉर्म किया। ये अब पब्लिक सेक्टर बैंक है, अभी तक भी ये एक्टिव है। बट इसके साथ क्या हुआ, 1969 में पहली बात तो ये जो प्राइवेट से इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 2020 में इसको इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो ये चल वही रहा है बट इसके नाम बदलते जा रहे हैं। फिर चलते जी 1881 में एक अवध कमर्शियल बैंक आया फैजाबाद में। ये एक लिमिटेड लायबिलिटी इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, ये फर्स्ट बैंक था विच वॉज मैनेज्ड बाय इंडियन बोर्ड। ठीक है, और 1958 में आज़ादी के कुछ टाइम के बाद ये बैंक फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 1894 पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, पंजाब नेशनल बैंक लाहौर, पंजाब प्रोविंस। एक्चुअली उस टाइम पे इंडिया यूनाइटेड था, तो लाहौर में पंजाब प्रोविंस में इसको फाउंड किया गया। हु वर द फाउंडर्स, ये कई बार पूछ लिया जाता है। लाला लाजपत राय जी अकेले फाउंडर नहीं थे, बट उस टाइम के पॉपुलर चेहरे थे, इसलिए इन्हीं को याद किया जाता है। बट और को फाउंडर्स थे इनके, बाबू पुरुषोत्तम लाल जी, एस दयाल जी, और बाकी भी कई और सारे लोग थे। उस टाइम पे इंडियन कांग्रेस बन रही थी, जो एसएससी के स्टूडेंट उनको पता है 1894 से कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक नेशनलिस्टिक ग्रुप था जो हर चीज में, नेशनल एजुकेशन, नेशनल बैंक, नेशनल स्कूल, नेशनल एंटरप्राइज, हर चीज में नेशनल। तो उस तरह से पंजाब नेशनल बैंक बना था। और इट वाज द फर्स्ट बैंक विच वाज प्योरली मैनेज्ड, माइंड द वर्ड, प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। ठीक है, 1906 में एक बैंक ऑफ इंडिया आया। ये भी एक प्राइवेट एंटिटी थी। कहाँ की प्राइवेट एंटिटी थी, मुंबई के कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने मिलकर ये बैंक बनाया। और 1946 में यही पहला बैंक बना था जिसने फॉरेन के अंदर ब्रांच खोली थी, इंग्लैंड के अंदर खोली थी, यूके में बेसिकली। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके फाउंडर कौन थे, सर सोराबजी पोचखान वाला, जो भी हो सकता है मैं मिस प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ। और फर्स्ट चेयरमैन इनके बने सर फिरोज शाह मेहता, ये भी एक नेशनलिस्टिक लीडर हुआ करते थे उस टाइम पे। और ये फर्स्ट बैंक था विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। ठीक है, इसमें डिफरेंस समझ में आ गया आपको।
और एक्चुअल मायने में ये था पहला स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी ओनरशिप भी इंडियन के पास थी और इसको मैनेज भी इंडियंस ही कर रहे थे। उसके बाद 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन बड़ा पॉपुलर हुआ था। आपसे कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, रिटर्न में भी, इंटरव्यू में भी। इस ये एक अलग नाम से जाना गया, बट एक्चुअल में इसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, इसी को बोला गया था हिल्टन यंग कमीशन। ये किस लिए आया था 1926 में? इसने एक रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स फेल हो रहे थे, कि भैया एक सेंट्रल बैंक बनाओ, और उसी के तहत आगे चल के आरबीआई एक्ट 1934 बना था। अब याद आ गया होगा इस एक्ट से क्या बना था। इस एक्ट से बेसिकली 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था। हेडक्वार्टर इसका बनाया गया था कैलकाटा में, और 1937 में 2 ही साल बाद इसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था। इसका पर्पस क्या था? ये कहना चाह रहे थे कि जो कंट्रोल ऑफ करेंसी है और क्रेडिट है, इसको गवर्नमेंट से हटा लिया जाए और एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो, एक सेंट्रल बॉडी हो जो कि इस चीज को देखेगी। और दूसरा पर्पस था कि बैंकिंग को इंडिया में, पैन इंडिया बैंकिंग को एक्सपेंड किया जाए। हालांकि इनके अपने पर्पसेस थे जिनको ये सर्व करना चाह रहे थे, बट अल्टीमेटली हमारा भी फायदा उसी में हुआ। तो दोस्त, ये एंशियंट टाइम से लेके और इंडिपेंडेंस तक, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस तक की सारी बैंकिंग की चीजें हमने इसमें कवर कर दी हैं। अगली वीडियो में हम इंडिपेंडेंस से लेके और लास्ट मर्जर तक ये सारी इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, बहुत एफर्ट्स करके बनाई जाती हैं ये चीजें। और इनके प्रिंट आउट निकलवा लो, 4 पेज के अंदर आपकी पूरी एवोल्यूशन कवर हो गई है। और इनके प्रिंट आउट निकलवाओगे, एक पेज पे 2 पीडीएफ, मतलब जो 2 पीपीटी के एक पेज के अंदर आ जाते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो आपके शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स तैयार होगी और आपकी बैंकिंग कवर होगी। डेली की एक वीडियो भी देख लोगे, आपको बैंकिंग के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू की प्लेलिस्ट अपने चैनल पे है, बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स आने वाला है, करंट की टाइम टू टाइम वीडियोस डलती रहती है, और एसएससी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले टाइम में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।